नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक भारत में अगर आपको रिकेप करवाऊँ तो हम जो पढ़ चुके हैं वो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन जो होता है वहाँ से हम आधुनिक भारत मानते हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में दोस्तों यूरोपीय कंपनी क्यों भारत में आते, क्या कारण था और क्या परिस्थिति थी जो उनको भारत को खोजना पड़ा, और फिर उसके बाद में जब आए तो उनका आपसी संघर्ष यूरोपीय कंपनी का, क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है दोस्तों, और वहाँ से बहुत सारे देश क्या है यहाँ आए, तो उनको अधिक से अधिक लाभ होने लगा। तो जब लाभ होने लगा तो वो आपस में क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे कि मैं चला इन सबको भगा दूँ और केवल मेरे को ही क्या हो, लाभ प्राप्त हो। सब देश एक दूसरे से ये सोचते थे, फिर सबको भगा दिया जाता और अंग्रेज जो कि क्या है यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करते। तो फिर धीरे धीरे भारतीय राजाओं को उन्होंने एक दूसरे से लड़वाना शुरू किया और फिर क्या हुआ, यहाँ से उनका राज्य स्थापित होता है। तो दोस्तों शुरुआत में उनकी 3 प्रांत थे, 3 कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, और फिर धीरे धीरे करके वो पूरे देश पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोस्तों पूरी तरह से उनका देश पर कब्जा नहीं था। जो प्रांत थे वहाँ उनके गवर्नर बैठते थे, जैसे कि शुरू में अगर देखें तो बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बम्बई हुआ, फिर धीरे धीरे और क्षेत्रों को क्या करते हैं वो जीतते रहते, जैसा असम है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, पंजाब है। ठीक है, तो वहाँ उनके गवर्नर बैठते थे। ठीक, लेकिन जो रियासतें थी, काफ़ी रियासत जो दोस्तों वहाँ पर सिर्फ राजा ही रहते थे जो भारतीय थे। जैसे कि अगर रियासत में बहुत फेमस देखें तो हैदराबाद हुआ करती थी, फिर जब गुजरात में अगर देखें जूनागढ़ हुआ करती थी, जोधपुर, जैसलमेर, या एमपी में देखें तो भोपाल जो कि अब वर्तमान में राजधानी है, ये रियासत थी। जम्मू कश्मीर, ऐसे काफ़ी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 तरीके से वो क्या करते थे कि राज करते थे। ठीक, अब राजाओं पर भी नियंत्रण इनका ही था। तो आज जो पढ़ेंगे हम दोस्तों, हमने क्या हुआ पिछले वीडियो में अगर देखें तो हमने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध देख लिया है, मतलब संयुक्त रूप से और पूर्ण रूप से अंग्रेजों की यहाँ पर स्थिति आ जाती है और उन्होंने गवर्नर के कार्य की, क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो जो चार्टेड एक्ट अधिनियम आते थे 1773 से पहले 1757 से उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था। तो 73 तक क्या था कि वो बंगाल के गवर्नर थे, मतलब उनका क्षेत्र सिर्फ एक सीमित था। फिर 73 से 1833 तक अगर वो क्षेत्र हो जाता है वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाता है। फिर 1858 का जो अधिनियम आता है वहाँ से वायसराय हो जाता है, और 1947 से वो गवर्नर जनरल फिर हो जाता है। 1952 से वो पद राष्ट्रपति का पद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक्ट आते हैं हर समय, उस एक्टों को दोस्तों हम पॉलिटी में देखेंगे। तो दोस्तों आज जो देखने वाले हम ब्रिटिश प्रशासन को देखेंगे, ब्रिटिश शासन बोल सकते हैं, ब्रिटिश शासन को हम देखेंगे। तो दोस्तों हम गवर्नर के देख चुके, फिर अगर देखें तो वारेन हास्टिंग को दोस्तों आज देखने वाले हैं। तो इसका समय काल अगर देखें तो 1772 से 1785 तक रहता है। दोस्तों क्या है, आखिरी बंगाल का गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसी के समय 2 एक्ट आते, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में पीट सिंध एक्ट। दोस्तों एक एक्ट आते थे, फिर 1793 में आता है, फिर 1813 में आता है, फिर 1833 में आता है, 1853 में आता है, 1858 में आता है। ऐसे दोस्तों अधिनियम आते थे कानून बनाने के लिए, जैसे आज के समय में हर देश में होता है, ऐसे वहाँ भी अधिनियम आते थे। और क्या थे कि जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, तो उस समय क्या हुआ, इनको कोई रोकने वाला नहीं था, ये तो बिल्कुल बिंदास हो चुके थे, क्योंकि उस संधि के तहत जो बंगाल का अधीन आता था, जो मुगलों का अधीन बंगाल था, तो वहाँ संधि हो चुकी थी कि हम तुमको क्या देंगे, तुमको टैक्स देंगे और तुम बंगाल में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो मुगल सम्राट ने भी हाँ कर दी। अब सारा बंगाल इनका हो चुका था, इनको कोई रोकने वाला नहीं था, तो इन्होंने भयंकर लूटपाट की, अत्याचार किया, अकाल की स्थिति आ गई। तो ऐसा जब सरकार को लगा ब्रिटिश की, तो फिर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर एक्ट बनाए जाते थे। तो 1773 का रेगुलर एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर एक और कंपनी बनती है जो बनती है 1784 में। तो उसी 1773 रेगुलेटरी एक्ट 200 एक्ट पॉलिटी में हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में आपको डिटेल से बताऊंगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं
वो पढ़ने वाले वारेन हास्टिंग को। तो दोस्तों ये क्या था कि 3 प्रांत थे शुरू में, और कलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि इनका शुरू में जो मोटिव क्या था, एम क्या था, वो जो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए आए थे, तो इनका मोटिव था कि हम व्यापार करें, यहाँ से कच्चा माल ले जाएं, फिर फैक्ट्री में उसका कुछ बने और फिर बेचें, ये था। अब व्यापार करते थे, तो व्यापार में सबसे पहले इनको व्यापार से फिर ये शासन करने लगे। तो टैक्स कलेक्शन करेंगे कैसे, जो जिले लेवल पर एक पद बनाया इन्होंने, कलेक्टर का पद, जो क्या करेगा, जिले की व्यवस्था को देखेगा और कलेक्शन करेगा। तो ये पद 1772 में बना, लेकिन उस समय दोस्तों पूरी तरह से डिसाइड किया नहीं गया था कि वो पद जो रहेगा वो क्या क्या कार्य करेगा, क्या नहीं करेगा। सारा शक्ति जो थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही हुआ करती। दोस्तों इसका नाम सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल था, लेकिन मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी क्षेत्र भी इसके अधीन ही आते थे, ठीक है, इसलिए जनरल जुड़ गया था उसमें। फिर उसके बाद में इसके समय एक क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कोलकाता में, क्योंकि उनकी मुख्य राजधानी कोलकाता थी। दोस्तों मैंने बताया कि जो प्राचीन भारत, अगर इतिहास 3 पार्ट में है, तो जो प्राचीन भारत है वहाँ अगर मुख्य केंद्र था इतिहास का, मतलब मुख्य, तो वो था मगध, ठीक। मध्यकाल में जाते हैं तो दिल्ली, और आधुनिक बात है तो कोलकाता। और फिर 1912 से फिर दिल्ली, जो वर्तमान में भी अभी भारत की राजधानी दिल्ली ही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई राजधानी कोलकाता में, ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं था, उसके ऊपर भी सुनवाई हो सकती थी, ठीक। तो वो उसके पहले न्यायाधीश सर एंजेला इम्पे और 3 अन्य थे उसके साथी, मतलब 4 लोगों की पीठ थी वो। फिर सर जॉन थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी, एक समिति बनाई, और पहला समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा, द बंगाल गजट। तो ये पहला था दोस्तों भारत में जो समाचार पत्र छपा था, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद में उसके समय क्या हुआ कि 84 में पिटसिंट एक्ट आया। एक व्यक्ति था नंद कुमार, तो ये जो था जो वारेन हास्टिंग ने क्या किया, एक नवाब था, उसकी जो पत्नी थी उससे रिश्वत ली थी, घूस ली थी किसी मामले को लेकर दबाने के लिए। तो इसने देखा नंद कुमार ने क्या किया, उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो गवर्नर जनरल है ये बेईमान है, मतलब कुछ रिश्वत ले रहा है। तो उल्टा वारेन हास्टिंग क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मिल गया और उल्टा नंद कुमार को फांसा दिया और उसको फांसी हो गई। जब ये वारेन हास्टिंग वहाँ पहुँचा तो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जनता थी, उसका आलोचना करने लगी और इसका विरोध हुआ। संसद में काफ़ी समय तक क्या हुआ, वो चलता रहा, लेकिन यह बरी हो गया। तो 1785 तक ये वारेन हास्टिंग का कार्यकाल हमने दोस्तों देखा। अब दोस्तों देखने वाले कार्नवालिस को देंगे। इसका 1786 से 1793 तक। इसके समय दोस्तों 4 काम होते हैं, 4 काम, बाकी तो बहुत होते हैं लेकिन 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला कार्य होता है तो जो वारेन हास्टिंग के समय जो कलेक्टर का पद बनाया गया था, अब इसको तो पता नहीं था कि उस पद को क्या क्या शक्ति दी जाए, क्या क्या दिया जाए और उसकी भर्ती कैसे की जाए, मतलब कैसे लिया जाए। तो दोस्तों इसने व्यवस्था बनाई जिसका नाम है सिविल सर्विसेज, ICS। आज जो IAS देखते हैं वो उस समय ICS हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो उसकी भर्ती, उच्च पदों की भर्ती कर, लेकिन दोस्तों उस समय ना तो इंटरव्यू होता था, ना एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं होता था। जो आज हम बोल सकते हैं कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा IAS की मानी जाती है, उस समय कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों के साथ रहता था या इनके ही किसी परिवार को बना दिया जाता था, कोई व्यक्ति को, या फिर जो इनके साथ रहता थोड़ा पढ़ा लिखा रहता था और इनकी थोड़ी चमचागिरी करता था, उनको बना दिया जाता। दोस्तों वो स्थिति थी ICS की। आज देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है IAS, ठीक। दूसरा कि जो कलेक्टर का जो पद हुआ करता था, इसने क्या किया कि उस पद को पावर दी, मतलब अपने ज़िले में को राजा की तरह रहने लगा। वो क्या करता दोस्तों, कलेक्शन तो करता ही था, इसलिए कलेक्टर नाम पड़ता है, जो वर्तमान में हम कलेक्टर के नाम से उसको जानते। दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ज़िले की जो व्यवस्था उसको देखेगा। तीसरा कि वो क्या करेगा, दांडिक मामले भी देगा, मजिस्ट्रेट भी रहेगा और दीवानी मामले मतलब जज भी रहेगा। सारे काम दोस्तों वही देखता था। आज के समय क्या स्थिति है कि 3 तरह की हमारे देश में क्या है, कोर्ट है। एक तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों की अपनी हाई कोर्ट है, और जिले में देखें तो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों दो तरह के जज बैठते हैं, दो तरह के। एक तो डीएम बैठता है, जो हमारा जो कलेक्टर रहता है जिले का अधिकारी, वो बैठता है, और एक डीजे बैठता है, ठीक। डीएम जो देखता है वो दांडिक मामले देखता है, खून खराबा जिसने खून कर दिया वो देखता है। और डीजे देखता है दीवानी मामले देखता है, मतलब खून नहीं हुआ है उससे पैसे का लेन देन, भूमि संबंधित ये सब तो ये डीजे देखता है। लेकिन उस समय दोस्तों वह भी डीएम भी देखा करता था, कलेक्टर भी देखा करता, तो जो डीजे होता था जज, वो नीचे ग्रामीण लेवल पर ही कार्य करता था। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक गांव में सोसाइटी रहती है, या 2 या 3 गांव को मिलाकर एक सोसाइटी बनती है, जो खाद्यान्न मिलता है उस समय गांव में होता था। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि उस समय भारत में अंग्रेज भी रहते थे, तो भारतीय लोगों और अंग्रेजों में किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बात को लेकर बात हो जाया करती थी, तो नीचे ही उसका निपटारा किया जा सके, जल्दी से जल्दी उनको ऊपर जाना ना पड़े, इसलिए दोस्तों ये व्यवस्था थी। अब होता क्या है कि ये तो कलेक्टर का हो गया। दूसरा कि व्यवस्था को संभालेंगे कैसे, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस प्रशासन की स्थापना की, जो क्या होगा कलेक्टर के आदेशों का पालन करेगा। तो हर क्षेत्र में क्या हुआ, थाने की स्थापना की गई। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी, लेकिन उस समय एग्जाम कुछ नहीं होती थी। फिर दूसरा पुलिस प्रशासन, और तीसरा अगर देखें तो टैक्स कलेक्शन करेंगे कैसे, तो उन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त या स्थायी व्यवस्था कुछ बोल सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या होता था दोस्तों, जो कलेक्टर हुआ करता था वहाँ पर क्या होता था, बोली लगती थी। तो जो बड़े बड़े व्यक्ति रहते थे, जो काफ़ी मान प्रतिष्ठा वाले, और जिसका नाम चलता था, वो जाते थे और वहाँ पर बोली लगाते थे। जैसे मंडी में हम जाते हैं और बोली लगाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, इससे वहाँ पर बोली लगती थी। और एक क्षेत्र रहता था, जैसे कि मान लो ये क्षेत्र है, ये इतना, तो ये क्षेत्र दिया जाता था उसको, और जो लेता था वो कहलाता था लैंडलॉर्ड या जमींदार, जागीरदार बोल सकते हैं, वो कहलाता था। अब वो क्या करेगा कि इतने इतने क्षेत्र में जितने भी खेत आ रहे हैं, और उसके अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं, गांव से मतलब नहीं है, जितने भी गांव आ रहे हैं वहाँ से उनके अब जो घर रहेगा, जो गांव वालों उनका आसपास, गांव के आसपास ही उनका खेत रहेगा, तो उनसे क्या करेंगे, वो लगान वसूल करेंगे, ठीक है। और जो डीएम को देंगे, मतलब ये जो रहेंगे बीच में रहेंगे। दोस्तों अगर ये देखें तो यहाँ जिले लेवल पर ये कलेक्टर है, और आज के वर्तमान में जो तहसील लेवल पर जो हुआ करता था जमींदार था, और नीचे पर किसान थे, ठीक, ये योजना थी। अब हुआ क्या कि इसमें योजना जो बनी, सर जॉर्ज शॉ ने जो योजना बनाई थी वो ये बनाई थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवस्था लागू हुई, जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, कुछ बोल सकते हैं, एक ही बात है। देश के 19% भागों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो जमींदारी प्रथा है वो कितने प्रतिशत भागों में लागू हुई थी देश के, तो 19% भागों में। कौन कौन से राज्यों में, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 19% भाग। इसमें कानून था सूर्यास्त कानून। उसके पहले जमींदार आता था गाँव में, और उसको क्या था, टैक्स दिया जाता था। तो उन 90% तो सरकार को देना होता था, और बाकी जमींदार रखता था और बाकी किसान रखते थे। लेकिन जमींदार क्या करने लगा कि घपला करने लगा, बेईमानी करने लगा किसानों से। किसान तो उसको बराबर दे देते जमींदार को, जमींदार अपने में से ही कोई होता था, भारतीय लोग, तो वो क्या होता था कि जमींदार किसानों से तो लेता था, लेकिन सरकार को देता ही नहीं था, कलेक्टर को देता ही नहीं था। वो बोलता था कि सर हम क्या करें, वो देते नहीं है किसान लोग। और नीचे आकर बोल देता था इनको, किसानों को, कि देखो जितना तुमने दिया है उनको और भी चाहिए, वो और भी गुस्सा कर रहे हैं। तो ये क्या है कि दोनों अंग्रेज धीरे धीरे क्या हुआ, इस व्यवस्था को समझने लगे कि जो जमींदार है वो क्या बेईमानी कर रहा है, तो ये पद को फिर समाप्त कर दिया जाता है, और ये व्यवस्था भी बंद कर दी जाती है। 1793 में शुरू होती है और 96 में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों 3 कार्य, सिविल सर्विसेज, पुलिस प्रशासन और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों व्यवस्था आती है समय समय पर ब्रिटिशों की, है ना, मतलब यहाँ पर रैयत स्थायी बंदोबस्त आती है, फिर मद्रास, बम्बई और असम में रैयतवाड़ी आती है, और मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में मालवाड़ी आती है। दोस्तों समय समय पर टैक्स की उनकी प्रणाली हुआ करती थी। दोस्तों ये टैक्स की प्रणाली, शिक्षा की प्रणाली, फिर उसके बाद में स्वास्थ्य की, सब दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में उनकी प्रणाली व्यवस्था हुआ करती थी। ये दोस्तों हम
हर चैप्टर में दोस्तों क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से वो शासन करते थे, क्या क्या उनकी व्यवस्था थी। वो भी दोस्तों हम इनके जो गवर्नर जनरल वायसराय इनके कार्य को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब वो टॉपिक आएगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए दोस्तों ये हुआ। फिर उसके बाद में एक जो दास हुआ करते दोस्तों, गुलाम होते थे कि वो पूरा जीवन भर कार्य करते थे। हमने देखा है मध्यकाल में इल्तुतमिश ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यहाँ भी होता था। अब उसके व्यापार पर करने वाले इसने क्या क्या रोक लगा दी। चौथा कार्य ये हुआ। एक और कार्य दोस्तों इसके समय में अगर देखा जाए तो फिर इस 1793 में इसका कार्य खत्म हो जाता है। फिर जो स्थायी बंदोबस्त को इसके समय में जो बनाया था उसका नाम था सर जॉर्ज शोर, ये था। इसका कार्यकाल 93 से 98 तक, 1793 से 98 तक इसका कार्यकाल मान सकते हैं। इसके समय दोस्तों कुछ नहीं हुआ, इसने कुछ भी नहीं किया, आपसे मराठा और निजाम का एक खारदा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। फिर अगला जो आता है वो वेलेजली आता है। इनके समय दोस्तों सबके सामने लाड लगते थे। लाड दोस्तों इनको रेस्पेक्ट करने के लिए, जैसे कि इंडिया में भारत में अगर देखें तो श्रीमान या श्रीमती, मिस्टर मिसेस बोला जाता है। इस तरह अगर देखें तो अंग्रेज लोग लार्ड बोलते थे। ठीक, तो क्या हुआ 1798 से 1805 तक इसके समय दोस्तों 2-3 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य यह होता है कि इसने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली क्या होती है? इसने क्या किया कि जो राजा होते थे, जो रियासत हुआ करती थी देश, तो वहाँ पर क्या करते, अपना राजदूत भेजते थे और उसको बोलते थे कि तुम क्या हो, कमज़ोर हो चुके हो, हमारी सेना लो और इनको क्या करो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, इनके पास आधुनिक हथियार भी है और फिर तुमको पेंशन भी देना, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा राज हम ले लेंगे। कोई राजा मानो या ना मानो, ये ज़बरदस्ती उस पर थोपते थे। तो इस तरह उन्होंने काफ़ी राज्यों को हड़प लिया था सहायक संधि प्रणाली के तहत। कोई मान जाता था, कोई नहीं मानता था, फिर भी ज़बरदस्ती थोपते थे। तो 1798 में चौथा, 1799 में अगर देखें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। मैसूर दोस्तों यहाँ मालाबार तट वाला, ठीक है, जो हैदर अली 1761 में शुरू किया था, उसका पुत्र फतेह अली, जिसको हम टिप्पू सुल्तान के नाम से जानते हैं, जो टीवी सीरियल भी आया करता है टिप्पू सुल्तान के नाम से, वही टिप्पू सुल्तान है। तो क्या है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसमें टिप्पू सुल्तान क्या है, युद्ध में ही मारा जाता है। फिर क्या होता है कि इसको भी हड़प लेता है मैसूर को। तो जो हड़पे जाते हैं सहायक संधि प्रणाली के तहत वेलेजली द्वारा, वो 1798 में क्या होता है, 1798 में हैदराबाद, जो हैदराबाद रियासत हुआ करती दोस्तों, सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को हैदराबाद ने स्वीकार किया। जो वहाँ निजाम लोग रहा करते, 1799 में मैसूर, 1799 में तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में मेरठ। दोस्तों हेरारकी है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों जो सिविल सर्विसेज में जो होते थे वो कैसे किस तरह से कार्य करेंगे, ठीक, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पहुँचेंगे, पूरे ज़िले को संभालना है और फिर उसका प्रमोशन होगा, ऊपर जाएगा। हर विभाग को देखेगा तो कैसे देखेगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक विलियम फोर्ड की स्थापना करी, कोलकाता में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा कि चौथा मतलब अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। बेसिन की संधि होती है बाजीराव द्वितीय के साथ। 1803 से 1805 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 2-3 युद्ध हुए हैं ना। पहला अगर देखें तो 1775 से 82, दूसरा अगर देखा जाए तो 1803 से 5 और तीसरा 1818 में, ठीक। और आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं, है ना। और आंग्ल सिख कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने काफ़ी डिटेल से इनको बताया। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मराठा का इतिहास, मैसूर का इतिहास और सिखों का इतिहास आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक समाचार पत्र हुआ करता था, चलता था, जो उसमें सरकार की गतिविधियाँ क्या है वो छपती थी। समाचार पत्र में जो छपता है, जो घटता रहता है वही। तो दोस्तों उस समय क्या है कि वेलेजली को पता चला कि ये क्या है, जो लोग छापते हैं वो क्या है कि भड़क जाएंगे, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो दोस्तों 3-4 कार्य हुए। एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई ICS के लिए, फिर वो जो सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया गया, और उसके बाद में समाचार पत्र था उस पर रोक लगा दी गई, ठीक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय हुआ। और इसके बाद में हम देखें तो और जो व्यवस्था है सहायक संधि प्रणाली भी इसी के समय हुई। दोस्तों ठीक है, हमने 4 को देखा। इसके बाद में आने वाले काफ़ी है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आने वाले, फिर 1833 से वो भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।